मंच पर उपस्थित महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए सज्जन, सम्माननीय साध्वी जी को प्रणाम करके मैं मेरा आज का संभाषण शुरू करता हूँ। आज का विषय है महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960। विशेष रूप से गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के बारे में आज हम विचार कर रहे हैं। मुझ पर जो विषय सौंपा गया है वह विषय है सहकारी संस्थाओं का व्यवस्थापन। अभी आपने मेंबरशिप के बारे में देशमुख साहब जी का लेक्चर सुना। अभी देशमुख साहब ने कौन मेंबर बन सकते हैं, कैसे मेंबर बन सकते हैं, इसकी जानकारी आपको विस्तृत तरह से दे दी। अब मेंबर तो बन गए, सभासद तो बन गए, सदस्य बन गए, सोसाइटी बन गई, सहकारी संस्था बन गई। अभी उसका व्यवस्थापन कैसा करें और इसके बारे में अपना सहकारी अधिनियम क्या कहते हैं, इसका विचार हम थोड़े समय में करेंगे। व्यवस्थापन, सहकारी संस्था का व्यवस्थापन, इसका विचार ये कायदे के, ये अधिनियमों के चैप्टर 8 के अंतर्गत किया गया है। जो चैप्टर सेक्शन 72 से शुरू हो जाता है, कलम 72 से ये चैप्टर 8 की शुरुआत है। इसमें सबसे पहली बात बताई गई है कि संस्था का अंतिम निर्णय, संस्था का कोई भी डिसीजन हो, उसकी फाइनल अथॉरिटी है जनरल बॉडी। तो सर्वसाधारण सभा ये सोसाइटी के सभी निर्णयों के बारे में फाइनल अथॉरिटी रहती है। लास्ट डिसीजन इज ऑफ द जनरल बॉडी। जनरल बॉडी का मतलब है हम सभी सदस्य जनरल बॉडी अटेंड करना जरूरी रहता है। और ये जनरल बॉडी मीटिंग में जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजन सब सभासदों पर बंधनकारक रहते हैं। अभी जनरल बॉडी, विशेष सर्वसाधारण सभा तो बरस में एक बार होती है। सामान्य सर्वसाधारण सभा एक बार होती है एक बरस में। विशेष सर्वसाधारण सभा का आयोजन किसी कारणवश किया जा सकता है। इसीलिए ये 1 या 2 या 3 सभाओं में संपूर्ण व्यवस्थापन, संस्था का संपूर्ण व्यवस्थापन हो नहीं सकता। इसलिए दूसरी व्यवस्था की गई है जिसे हम कहते हैं मैनेजिंग कमिटी, व्यवस्थापन समिति। कलम 73 के अंतर्गत ये व्यवस्थापन समिति का निर्माण या चयन किया जाता है। ये व्यवस्थापन समिति की जिम्मेदारी बाकी सर्व समय संस्था का कार्य चलाना रहता है। अपनी गृह निर्माण संस्थाओं के बारे में बहुत सारी बातें रहती है जिसका रोज कुछ ना कुछ निर्णय लेना जरूरी पड़ता है। इसकी जिम्मेदारी ये व्यवस्थापन समिति पर रहती है। व्यवस्थापन समिति ने अधिनियम, नियम और उपविधि के अनुसार काम करना जरूरी है। यह समिति के सभी सदस्य, व्यवस्थापन समिति के सभी सदस्य संस्था के बारे में जो निर्णय लिए जाते हैं उसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, चाहे वो निर्णय संस्था के हित में हो या अहित में हो। अगर यह समिति या उसके कुछ सदस्य अहितकारक निर्णय लेते हैं, संस्था के लिए अहितकारक निर्णय लेते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये सब अधिकार सहकारी संस्था निबंधक यानी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दिए गए हैं। इसमें भी ऐसा होता है कि समझो समिति के 10 सदस्य हो और कुछ गलत निर्णय लिया गया तो ये सभी सदस्य उसके लिए जिम्मेदार समझे जाएंगे क्या? उसके बारे में अपने अधिनियम कहते हैं, कलम 73 कहता है कि ऐसे समय अगर किसी सदस्य ने यह निर्णय के खिलाफ कुछ मत प्रदर्शन किया है या जो सदस्य गैर हाजिर है, ऐसा सदस्य ऐसी जो अहितकारक निर्णय लिए गए हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन जो सदस्यों ने इसके बारे में, इसके विषय में अपना मतदान किया है, निर्णय लिया है, वो सदस्य अगर ये निर्णय अहितकारी है तो उसके लिए जिम्मेदार है। और
ऐसे अहितकारी निर्णय के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जैसा मैं बोला कि सबसे बड़ी अथॉरिटी फाइनल अथॉरिटी जनरल बॉडी है, इसीलिए पहली सर्वसाधारण सभा तुरंत लेना जरूरी है। इसका विचार ये कायदे के अंतर्गत किया गया है। संस्था रजिस्टर होने के तुरंत बाद 3 महीने में ऐसी पहली सभा लेना आवश्यक है। नियमों के अनुसार ऐसी पहली सभा में, सर्वसाधारण सभा में, ये व्यवस्थापन समिति का गठन किया जाता है और जब तक ये गठन नहीं होता, जो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में करना चाहिए, तब तक अस्थायी समिति बनाई जाती है जो सब ये व्यवस्थापन समिति के अधिकार या अस्थायी समिति ये निर्णय ले सकती है। अभी व्यवस्थापन समिति किसी भी अधिकारी के खिलाफ अविश्वास ठराव पारित कर सकती है। जैसा कि हम समझ रहे हैं, फाइनल अथॉरिटी जनरल बॉडी, देन कम्स द मैनेजिंग कमिटी, दैट इज व्यवस्थापन समिति। लेकिन व्यवस्थापन समिति भी सब कार्य कर नहीं सकती, तो अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और ऐसे अधिकारी जैसे मैनेजर है या डायरेक्टर है या जैसे हम समझते हैं प्रेसिडेंट रहता है, वाइस प्रेसिडेंट, अकाउंटेंट, ऐसे बहुत सारे अधिकारी ये काम के लिए जरूरी रहते हैं। इन अधिकारियों के बारे में अगर अविश्वास ठराव लाना है तो ये काम ये व्यवस्थापन समिति कर सकती है या व्यवस्थापन समिति में इस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। इसमें एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इन सभी के बातों में सहकारी निबंधक को काफी अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार इसलिए जरूरी है कि अगर समझो जनरल बॉडी अपना काम नहीं करती है, जैसा व्यवस्थापन समिति अपना काम नहीं करती है, गैर कानूनी काम करती है या नियमों के खिलाफ काम करती है, तो संस्था तो चालू रहनी चाहिए। देयर कैन नॉट बी अ वैक्यूम, अंधेरा नहीं हो सकता। इसलिए रजिस्ट्रार को फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्शंस लेने के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। अभी अविश्वास ठरावों के बारे में जैसे मैं बता रहा था, नियुक्ति होने के 6 महीने तक ऐसा कोई ठराव नहीं लिया जा सकता और एक बार अविश्वास ठराव समझो खारिज हो गया तो ऐसा ठराव उसके बाद 1 बरस तक नहीं लिया जा सकता। इसके बाद अलग अलग कलमों में, ये अधिनियमों के अलग अलग कलमों में उनके नियुक्त अधिकारी कौन रहता है, व्यवस्थापन समिति का गठन कैसे हो, कलम 73 अ में व्यवस्थापन समिति के गठन के बारे में विचार किया गया है। व्यवस्थापन समिति के सदस्यों की संख्या उपविधि के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन वो 21 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए 21 का लिमिट इस समिति के मेंबर्स ऑफ नंबर्स पर डाला गया है। इसमें आप एक्सपर्ट मेंबर्स भी ला सकते हो। किसी विषय में कोई एक्सपर्ट है तो उसको भी ये व्यवस्थापन समिति का मेंबर आप बना सकते हो, लेकिन ऐसे एक्सपर्ट मेंबर को वोटिंग करने का अधिकार नहीं रहता है। अगर समिति को निर्णय लेना है और उसमें अगर मतदान करना है तो ऐसे मतदान में ऐसे एक्सपर्ट को, विशेष आमंत्रित को मतदान करने का अधिकार नहीं रहता है। इस व्यवस्थापन समिति की आयु 5 बरस रहती है, यानी कि यह समिति एक बार नियुक्त होने के बाद महिला सदस्य होने जरूरी है। अभी जैसा मैंने बताया कि यह समिति का गठन होता है, यह समिति का गठन चुनाव, अपने सहकारी संस्था में चुनाव लिया जाता है और ये चुनाव में सभी मेंबर, सभी सदस्य ऐसी ये समिति गठित करते हैं। ये चुनाव आज तक अपनी अपनी सोसाइटी में होते थे, अपनी अपनी सहकारी संस्था में होते थे, लेकिन अभी जो घटना दुरुस्ती आ गई, 97वीं घटना दुरुस्ती आ गई, जिसमें ये सब बातों का, यानी कि सहकारी संस्थाओं के बारे में घटना में उसको स्थान दे दिया। अभी 97 घटना दुरुस्ती के अनुसार सब देश में जहां सहकारी
अधिनियम है वो सहकारी अधिनियम में बदलाव लाने की सूचना की और वैसा बदलाव लाया गया। 2013 में अपने महाराष्ट्र में भी ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमों में उचित बदलाव लाए गए। अभी जहां तक चुनावों का सवाल है, तो ये चुनाव करने के लिए, उसके सारे काम करने के लिए, राइट फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल टिल एक्चुअल होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, एक अलग अथॉरिटी का विचार किया गया है जिसका नाम है स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। यह स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी अभी ये सब चुनाव लेने के लिए, जैसे कि राइट फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये चुनाव लेने के लिए ये स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी अभी जिम्मेदार ठहराई गई है। ये स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी सरकार नियुक्त करेगी। ये स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी ये अपने व्यवस्थापन समिति के चुनाव लेंगी, अध्यक्ष उपाध्यक्षों के चुनाव लेंगी। कैजुअल वैकेंसीज भरने के लिए भी यही स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी चुनाव की व्यवस्था करेगी। अभी ये कमिटी के मेंबर्स कौन होंगे? तो यह स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर ये गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट करेगा, यानी कि राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा। उसकी उम्र यानी कि सदस्य की उम्र 65 साल तक वो ये काम कर सकता है। वो अध्यक्ष, उसका जो समिति का अध्यक्ष रहेगा, यानी ये अथॉरिटी का अध्यक्ष रहेगा, वो गवर्नमेंट में सेक्रेटरी पद के, सचिव पद से कम नहीं, ऐसा आदमी उसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसके सेक्रेटरी की, सचिव की भी नियुक्ति ऐसे इलेक्शन अथॉरिटी के करने की व्यवस्था ये कलम 73C(b) में गवर्नमेंट को सौंपी गई है। और ये गवर्नमेंट ऐसे सदस्य नियुक्त करेगी। और ये जो अथॉरिटी बनाई गई है स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, ये अथॉरिटी सभी चुनावों की व्यवस्था सभी सोसाइटियों में करेगी, सभी सहकारी संस्थाओं में करेगी। शायद बहुत सारी लड़ाइयां कोर्ट में गई ये चुनावों के हिसाब से, और इसके लिए ये विचार, ये नई 97वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसके मुताबिक किए गए ये अधिनियमों के अमेंडमेंट्स के अंतर्गत की गई है। उसके आगे पूरे डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अदर ऑफिसर, सेक्रेटरी, मैनेजर, ये क्या हो सकती है, ये तय करने का अधिकार सहकारी संस्था निबंधक को दिया गया है। कलम 75 एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए बोलता है। जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर 8 की शुरुआत जो होती है वो कलम 72 से होती है, और कलम 72 में ये बताया गया है कि सर्वसाधारण सभा, दैट इज जनरल बॉडी, इज द फाइनल अथॉरिटी इन अ सोसाइटी। इसीलिए ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ये एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इस मीटिंग में बहुत सारी बातों का निर्णय हो सकता है। इसमें जो बातें बताई गई है, जो बातें इसके सामने लाना जरूरी है, वो विषय भी कलम 75 में दिए गए हैं। मैं हर एक विषय को अभी मैं टच नहीं कर सकता समय की पाबंदी के कारण, लेकिन थोड़े में ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये बहुत सारे विषय एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में लाने चाहिए और इसके ऊपर निर्णय होने चाहिए, एंड दैट इज कंपल्सरी। जैसा मैं बोल रहा था कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग बरस में एक बार होती है। किसी कारणवश विशेष सभा बुलाने की जरूरत पड़ी तो ऐसी विशेष सभा भी बुलाने का अधिकार दिया गया है, और ये विशेष सभा सहकारी निबंधक बुला सकता है। उसके बारे में जैसे सब नॉर्मल क्लॉजेस भी, जैसा गुड फेथ क्लॉज हम बोलते हैं। अपॉइंटमेंट्स में अगर कोई थोड़ी बार गलतियां हो गई हो किसी एक आध दो सदस्यों के, तो पूरी व्यवस्थापन समिति गलत नहीं होती, और या पूरी व्यवस्थापन समिति के निर्णय गलत नहीं समझे जाते, और जो गुड फेथ में किया गया है वो भी गलत नहीं समझा जाता। दूसरी बात यह है कि जैसा मैं बोल रहा हूं, संस्था अस्तित्व में आने के बाद उसकी पहली सभा हो जाती है। पहली सभा के बाद कुछ समय में व्यवस्थापन समिति आ जाती है।
अभी संस्था अस्तित्व में आ गई है और हर 5 साल बाद, जैसे 1 साल 3 साल बाद जैसी जैसी तरतूदें है, ऐसी व्यवस्थापन समिति का गठन किया जाता है। ये इलेक्शंस, जैसे मैं बोला, ये चुनाव, ये अथॉरिटी अथॉरिटी जो नई अथॉरिटी बनाई गई है वो अथॉरिटी करती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा समझो, और ये अथॉरिटी को, ये समिति ने बताना जरूरी है, 6 महीना पहले बताना जरूरी है कि हमारा समय कब खत्म हो जाता है, ताकि वो 6 महीने में वो अथॉरिटी इलेक्शन कर सके। लेकिन उसमें कुछ गलतियां हो गई या की गई और ऐसी समिति का अस्तित्व 5 बरस बाद खत्म हो गया, दूसरी समिति नहीं आ सकी, तो देयर कैन नॉट बी अ वैक्यूम। हवा में काम नहीं हो सकता, अंधेरे में काम नहीं हो सकता। तो इसके लिए सहकारी निबंधक को अधिकार दिए गए हैं कि वो एक मेंबर या कमिटी ऑफ मेंबर्स को ये व्यवस्थापन का काम सौंपा जाता है और 6 महीने में उसने बाकी जो इलेक्शंस है, चुनाव है, यानी कि व्यवस्थापन समिति के चुनाव 6 महीने में पूरे करके नई व्यवस्थापन समिति गठित करना जरूरी है। जैसे कि हमको मालूम है, आपको मालूम है कि आगे एक बार अगर अधिकार दिए गए, जैसे व्यवस्थापन समिति को ये पूरी सहकारी संस्था यानी गृह निर्माण संस्थाओं का व्यवस्थापन का अधिकार दिया जाता है, तो ऐसी समिति अगर कुछ गलत बातें करती है, कुछ परसिस्टेंट डिफॉल्ट्स करती है, निग्लिजेंस करती है, तो जहां अधिकार दिया है वो उस अधिकार पर कुछ कंट्रोल भी जरूरी है। अगर पावर दी गई है तो पावर कंट्रोल करना भी जरूरी है। और ये कंट्रोल अगेन फिर भी इसके बाद भी निबंधक के ऊपर ही सौंपा गया है, सहकारी संस्था निबंधक के ऊपर ही सौंपा गया है। ऐसे परसिस्टेंट डिफॉल्ट्स हो या निग्लिजेंस हो तो he can appoint administrator or a committee of administrators. He can suspend the committee, find out what is wrong with the committee, if it can continue thereafter, and till then an administrator will be appointed. अगर ये समिति सस्पेंड होके भी अगर निबंधक को ये पता चलता है कि ये बहुत ही गलत काम किया है, ये समिति रह नहीं सकती, तो अंडर सेक्शन 78A he has power to supersede the committee. ये कमिटी सुपरसीड करके अगर कोई एक्शन प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ले रही है, अगर ये व्यवस्थापन समिति कुछ गलत काम कर रही है जिससे संस्था का अहित हो, जिससे संस्था को नुकसान पहुंचे, तो ऐसे समय निबंधक को अधिकार दिए गए हैं कि he can supersede the committee, he can appoint his members on the committee, he can remove a member from the committee and ultimately hold election and then hand over the power to the elected managing committee। तो नई व्यवस्थापन समिति आ जाती है और ऐसे व्यवस्थापन समिति को ये सब अधिकार दिए जाते हैं। अभी जैसे हम अधिकारों की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 79 के अंदर सोसाइटीज की जिम्मेदारी भी बताई गई है, सहकारी संस्था की जिम्मेदारी भी बताई गई है, जिसके तहत उन्होंने अपने अकाउंट्स ऑडिट करने चाहिए। ये ऑडिटर्स रिपोर्ट्स और बाकी सब एक बरस में संस्था ने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या काम किए, इस सब के रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार को भेजना जरूरी है अंडर सेक्शन 79। और इसमें अगर कुछ गलती हो गई, कुछ फेल्यूर आ गया, तो ये रजिस्ट्रार कैन टेक एक्शन फॉर सच फेल्यूर बिकॉज द फेल्यूर इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। अल्टीमेटली जैसे आपको मालूम है बहुत सारे कायदे ऐसे हैं कि जहां जैसा कि अपना भी कायदा है, संस्था को अपना अपना कार्य करने का, अपना व्यवस्थापन करने का, अपने खुद के बारे में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। लेकिन उसके ऊपर सहकारी निबंधक अपना कंट्रोल जताता है। सहकारी निबंधक ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, अल्टीमेट इसके ऊपर भी किसी का कंट्रोल लाना जरूरी है, तो इसकी व्यवस्था सेक्शन 79A में की गई है। कलम 79A में गवर्नमेंट कंट्रोल बताया गया है। अल्टीमेटली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की, सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी सब संस्थाएं अच्छी तरह से चले। अगर उसमें कुछ गलतियां होती है, कुछ निग्लिजेंस है, कुछ फ्रॉड है, कुछ मिसअप्रोप्रिएशंस है, तो इसके बारे में गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल एंड कैन इश्यू नेसेसरी डायरेक्शंस
regarding actions, inactions or failures on the part of the managing committee or even the general body, government can issue appropriate directions in this regard. अल्टीमेटली जो अधिकार दिया गया है, लास्ट में जो अधिकार दिया गया है, जैसे कि गवर्नमेंट डायरेक्ट या रजिस्ट्रार संस्था को बता सकता है कि इस विषय में कुछ पर्टिकुलर विषय में कुछ नियम बनाए जाए और नियम अप्रूव करके ली जाए। और ऐसा अगर सोसाइटी कंटिन्यूज विद दिस परसिस्टेंट नेग्लिजेंस, इफ द रजिस्ट्रार फाइंड्स दैट देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ मिसएप्लीकेशन ऑफ द properties of the society, then the registrar under section 80 is empowered to seize the records. Records में कुछ उलट-पुलट होने की संभावना है, तो निबंधक को अधिकार दिए गए हैं कि वो मैजिस्ट्रेट को अप्लाई करे, he can apply to the magistrate and can seize the record of the society. So ये सिस्टम जैसे हम देख रहे हैं, it's a system of checks and balances. We find that the management of the society, the decision making authority, final authority is the general body. The normal routine day to day management is vested in the managing committee, यानी कि व्यवस्थापन समिति है। व्यवस्थापन समिति अपना काम अलग अलग अधिकारियों की तरफ से और थ्रू कर सकती है, जैसा कि they can appoint managers, accountants and other officers और सेवक वर्ग उनकी नियुक्ति कर सकते हैं और अपना अपना काम करवा सकते हैं। अगर व्यवस्थापन समिति गलतियां करती है, अहितकारक निर्णय लेती है, तो सहकारी निबंधक को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए हैं। उसके ऊपर अल्टीमेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। सो गवर्नमेंट इज द अल्टीमेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट by itself or through the registrar cooperative societies controls all these cooperative societies in the state. अभी ये सब तो ठीक है, अभी मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ। ये सब ठीक है, ये सब गलतियां होती है, नहीं होती है, एक्शंस ली जाती है, नहीं ली जाती है, इसके बारे में अगर कोई किधर भी कुछ भी नहीं होता है, जैसा अभी मैंने चैनल बताया उसमें कुछ नहीं होता है, तो ये सदस्य कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है? तो ये डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए अलग अलग तरह के अथॉरिटी बनाई गई है, जिसके पास आप जा सकते हैं। मेंबर कैन अप्लाई टू द रजिस्टर, पहले ही कैन गो टू द जनरल बॉडी, टू द मैनेजिंग कमिटी, टू द जनरल बॉडी। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड ही कैन गो टू द रजिस्ट्रार, सहकारी निबंधक के पास जाके बोल सकता है कि ऐसे ऐसी गलतियां ये सोसाइटी कर रही है, हमारी संस्था, आप कुछ कीजिए। रजिस्ट्रार यानी कि निबंधक के अधिकार भी सीमित है। दूसरी तरफ कोऑपरेटिव कोर्ट्स का निर्माण किया गया है, सेक्शन 91 के तहत कोऑपरेटिव कोर्ट का निर्माण किया गया है। उसके ऊपर कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट के पास अपील जा सकती है, जहां सदस्य और सदस्य या सदस्य और संस्था इसमें कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, तो वो झगड़ा या अपना कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकता है। उसके ऊपर कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट है। उसके बाद पुलिस के पास कुछ बात काम के लिए जा सकते हो। जो बातें सेक्शन 91 से कवर नहीं है उसके लिए आप सिविल कोर्ट में जा सकते हो। अपीलेट चैनल में रजिस्ट्रार के पास रिवीजन है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास रिवीजन है। तो ये सब डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरा अलग अलग तरह के निर्माण किए गए हैं। सहकारी संस्था का मतलब है कि सबकी सहकार से ये चलाई जाए, लेकिन दुर्दैव की बात यह है कि सहकारी संस्थाएं आजकल असहकार के लिए ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अभी ये असहकार कैसे कम हो, इसका विचार ये घटना की 97वीं दुरुस्ती में किया गया, जिसके अनुसार ये कुछ प्रावधान ये अपने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम में लाए गए हैं। समय की पाबंदी के कारण मैं इससे ज्यादा ये विषय में कुछ बोल नहीं सकता। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफी है। नमस्कार, धन्यवाद।